नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, PSMPG कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी स्थानांतरणशील कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या आदिम कृषि के बारे में, यानी कि प्रिमिटिव कल्टीवेशन के बारे में बात की थी हमने। ठीक है दोस्तों, उसमें हमने निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, खनाबदोष पशुपालन के बारे में चर्चा की थी और साथ ही साथ हमने देखा था कि स्थानांतरणशील कृषि का विश्व में अलग अलग किन नामों से पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है सांस्कृतिक क्षेत्र यानी कि कल्चरल रीजन के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसे भी। सांस्कृतिक क्षेत्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक संस्कृति, दूसरा क्षेत्र। ठीक है, संस्कृति को लोगों के एक विशेष समूह की भाषा, धर्म, भोजन, सामाजिक आदतें, संगीत, कला की विशेषताओं तथा ज्ञान के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक समूह है, उसकी पार्टिकुलर एक भाषा होगी, धर्म, भोजन, आदतें, संगीत, कला और ज्ञान उसका अलग होगा, वही उसकी संस्कृति है। या आप कह सकते हैं कि संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक भावनाओं से है, यानी इंटरनल से है। ठीक है, कि वो किस प्रकार की आदतों को अपनाता है। ठीक है दोस्तों, सभ्यता और संस्कृति में आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो हम बड़ों का सम्मान करते हैं, ये हमारी सभ्यता है। लेकिन बड़ों का सम्मान हम कैसे करते हैं, वो हमारी संस्कृति है। हाथ जोड़कर करते हैं, पैर छूकर करते हैं। ठीक है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन हम बड़ों का सम्मान करते हैं, ये हमारी सभ्यता है। तो ये आपको सभ्यता और संस्कृति में डिफरेंस याद रखना है। सभ्यता बाहरी होती है यानी एक्सटर्नल होती है, और जो संस्कृति होती है वो इंटरनल होती है यानी आंतरिक होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। E.B. टायलर महोदय ने संस्कृति को परिभाषित किया है और कहते हैं कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित की गई अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल होती हैं। ये आपकी संस्कृति है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू E.B. टेलर के महोदय के अनुसार, कल्चर इज दैट कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, लॉ, कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः संस्कृति के दो विशिष्ट घटक हैं। संस्कृति के घटक कितने हैं, यानी कि जो आपके कंपोनेंट ऑफ कल्चर है, कंपोनेंट ऑफ कल्चर कितने हैं, वो दो हैं। एक तो आपकी भौतिक संस्कृति यानी कि मटेरियल कल्चर, इसमें जीवन के भौतिक पहलुओं यानी कि शरीर से संबंधित वस्तुएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए जैसे पोशाक, भोजन व अन्य घरेलू वस्तुएं। इन्हें हम भौतिक संस्कृति को समझ सकते हैं कि इसमें मानव की बाह्य चीज़ें शामिल की जाती हैं, जैसे उसका पोशाक है, भोजन है, अन्य घरेलू वस्तुएं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो अभौतिक होगा वो इंटरनल होगा। ठीक है, अभौतिक संस्कृति यानी नॉन मटेरियल कल्चर, इसमें जीवन की अभौतिक वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि भौतिक वस्तुओं में वे चीज़ें शामिल हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन अभौतिक में क्या है, जिन्हें हम देखा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे सुझाव, आदर्श, विचार, विश्वास। ठीक है, ये चीज़ें शामिल हैं। दूसरी ओर क्षेत्र को विशिष्ट विशेषताओं वाले क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। हमने अभी ऊपर देखा था कि संस्कृति क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, संस्कृति प्लस क्षेत्र। संस्कृति को हमने देख लिया कि क्या है, अब हम यहाँ पे क्षेत्र को देख रहे हैं। क्षेत्र कुछ विशिष्ट विशेषताओं वाले क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है जो इसे अन्य क्षेत्रों से भिन्न बनाता है। ये विशिष्ट विशेषताएं जैसे जलवायु, आकार, जनसंख्या आदि हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार जो सांस्कृतिक क्षेत्र है
या संस्कृति क्षेत्र या सांस्कृतिक क्षेत्र कोई एक मानव गतिविधि या सजातीय प्रकृति की गतिविधियों के परिसर के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। यानी एक क्षेत्र है जहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती रहती हैं, ठीक है, तो उसे हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। ऐसी गतिविधियाँ कई निर्जातीय भाषाई समूह एवं उनके क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र को सांस्कृतिक मंडल भी कह सकते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, या संस्कृति क्षेत्रफल के रूप में भी जाना जाता है। यानी सांस्कृतिक क्षेत्र के अलग अलग नाम भी हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ कल्चरल रीजन्स को देख लेते हैं हम, ठीक है। एक क्षेत्र या पृथ्वी की सतह का एक भाग जिसमें सामान्य सांस्कृतिक तत्व होते हैं तथा वह अन्य क्षेत्रों से अलग सांस्कृतिक अधिकार होते हैं, ठीक है, एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। भौगोलिक संदर्भ में यदि बात करें तो सांस्कृतिक क्षेत्र या सांस्कृतिक मंडल एक निर्जातीय भाषाई समूह है तथा उस क्षेत्र से संबंधित सांस्कृतिक पहलुओं जिसमें वह निवास करता है को शामिल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सांस्कृतिक तत्वों की बात करेंगे हम, तो जैसे कि रंग रूप, आपकी भाषा, धर्म, जाति, ठीक है, आपका वेशभूषा, पोशाक, ये सभी चीज़ें आपके सांस्कृतिक तत्व में आ जाती हैं और ये चीज़ें एक क्षेत्र या पृथ्वी की सतह पर समान लक्षण रखती हैं, ठीक है। सरल शब्दों में कहें तो जिस भौगोलिक क्षेत्र में सांस्कृतिक लक्षणों की एक रूपता बनी रहती है, ठीक है, जिस क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र में सांस्कृतिक लक्षणों की एक रूपता बनी रहती है उसे हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। वैकल्पिक रूप से सांस्कृतिक क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक या एक से अधिक समान सांस्कृतिक लक्षण जैसे भाषा, धर्म, विचार आदि के लोग रहते हैं या एक विशिष्ट इकाई के रूप में राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से कार्य करने वाली एक स्थानिक इकाई है, या ऐसा क्षेत्र जो वहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा अपने आसपास के क्षेत्रों से सांस्कृतिक रूप से भिन्न माना जाता है, तो उसे हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। साधारण शब्दों में कहें तो दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सांस्कृतिक लक्षणों की समरूपता है, जैसे कि भाषा, धर्म, विचार, आदतें आदि की समरूपता पाई जाती है, यानी कि एक जैसी सांस्कृतिक लक्षण पाए जाते हैं, उसे हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक क्षेत्र एक समग्र औपचारिक सांस्कृतिक क्षेत्र को संदर्भित करता है। किसी संस्कृति द्वारा प्रदर्शित संपूर्ण संस्कृति या लक्षणों का समूह सांस्कृतिक क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र के भीतर कई औपचारिक उप संस्कृति भी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्कृति का एक केंद्रक भी होता है जहां इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। कोई भी संस्कृति है उसका एक उत्पत्ति क्षेत्र होता है जिसे हम संस्कृति का केंद्रक कहते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक क्षेत्र औपचारिक सांस्कृतिक क्षेत्रों की तुलना में अधिक सीमांकित हैं, ठीक है। जो औपचारिक सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं वो कम सीमांकित होते हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं वो अधिक सीमांकित होते हैं, क्योंकि पूर्व में बाद की तुलना में लक्षणों की अधिक जटिलता शामिल है। उदाहरण के लिए जैसे अवध सांस्कृतिक क्षेत्र, बुंदेलखंड, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ये अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, ठीक है। इसके बाद है सांस्कृतिक संबंध क्या होता है। सांस्कृतिक संबंध एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां अधिकांश जनसंख्या कई कलाकृतियों या सांस्कृतिक परिसरों का अनुसरण करती है, ठीक है। यानी कि कलाकृति और सांस्कृतिक परिसर शामिल हैं आपके सांस्कृतिक संबंध में। दूसरे शब्दों में यह महत्वपूर्ण लक्षणों के संयोजन, व्यवस्था व संयोजन के संबंध में मौलिक एकता वाले एक बड़े क्षेत्र को दर्शाता है जो इसे अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों से अलग करता है, ठीक है। इसके बाद है सांस्कृतिक चूल्हा या भट्ठी क्या होता है। एक स्रोत क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें इतनी अच्छी
प्रकार से स्थापित या उन्नत संस्कृति परिसर होता है कि इसकी विशेषताओं को भविष्य की पीढ़ियों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि जहाँ से संस्कृति की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, और उत्पत्ति होने के बाद इसका चारों तरफ प्रसार हुआ है, वही आपका चूल्हा या भट्टी कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के मध्य में है। मिस्र में नील नदी की घाटी। ठीक है, दक्षिण एशिया में सिंधु घाटी, चीन में हुआंगहो या पेली नदी की घाटी। ठीक है, ये आपकी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर संस्कृतियों का विकास हुआ है। ठीक है, संस्कृति के अंतर्गत शामिल होने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ये भी हम देख लेते हैं कि संस्कृति में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। संस्कृति सोचने, अनुभव करने तथा विश्वास करने का एक तरीका है। ठीक है, यानी कि सोचना, अनुभव करना और विश्वास भी शामिल है। संस्कृति लोगों के जीने का एक संपूर्ण तरीका है। संस्कृति व्यवहार का सारांश है कि मनुष्य किस प्रकार का व्यवहार करता है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है, संस्कृति सीखी हुई चीज़ों का एक भंडार भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। संस्कृति सामाजिक धरोहर है जो कि व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है, यानी कि समूह सामाजिक धरोहर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। संस्कृति बार बार घट रही समस्याओं के लिए मानकीकृत दिशाओं का समुच्चय है। संस्कृति व्यवहार के मानकीय नियमितीकरण हेतु एक साधन भी है, तो इसे भी आप याद रखना है आपको। इसके बाद हम देख लेते हैं सांस्कृतिक क्षेत्रों को, कि सांस्कृतिक क्षेत्र आपके क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं, सांस्कृतिक क्षेत्रों के प्रकार को देख लेते हैं कि जो सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कल्चरल रीजन। तो सांस्कृतिक क्षेत्रों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आपका औपचारिक सांस्कृतिक क्षेत्र, यानी कि फॉर्मल कल्चरल रीजन। ये क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जहां एक या एक से अधिक समान सांस्कृतिक लक्षण, एक या एक से अधिक समान लक्षण सांस्कृतिक लक्षण जैसे भाषा, धर्म, विचार आदि वाले व्यक्ति निवास करते हैं, उसे औपचारिक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि सांस्कृतिक क्षेत्र क्या होता है, औपचारिक सांस्कृतिक क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, जहाँ पर एक या एक से अधिक समान सांस्कृतिक लक्षणों वाले व्यक्ति निवास करते हैं, उसे औपचारिक सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सांस्कृतिक एकरूपता का पालन करता है, यानी कि जो आपका औपचारिक सांस्कृतिक क्षेत्र है वहाँ पर सांस्कृतिक एकरूपता पाई जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए कन्नड़ भाषा सांस्कृतिक क्षेत्र। जब आप कन्नड़ भाषा क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि संपूर्ण क्षेत्र में कन्नड़ भाषा ही बोली जाती है। ठीक है, तो उसे हम कन्नड़, यानी कि वो औपचारिक सांस्कृतिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। इसके बाद है कार्यात्मक सांस्कृतिक क्षेत्र, यानी फंक्शनल कल्चरल रीजन। एक क्षेत्र जो राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में कार्य करता है, उसे हम एक कार्यात्मक सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कार्यात्मक सांस्कृतिक क्षेत्र किस रूप में कार्य करता है? राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इन्हें सामान्य रूप से नोट्स और परिवेश के साथ उनके संपर्क के आधार पर परिभाषित किया जाता है। नोट्स और परिवेश के साथ, उदाहरण के लिए जिला मुख्यालय हो सकता है आपका, तो किसी शहर का प्रभाव क्षेत्र भी हो सकता है, एक कारखाना हो सकता है, एक मंदिर हो सकता है। ये आपके कार्यात्मक सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्षेत्र है आपका स्थानीय भाषा या अवधारणात्मक सांस्कृतिक क्षेत्र, यानी कि वर्नाकुलर और परसेप्चुअल कल्चरल रीजन्स। ठीक है, एक क्षेत्र जो सामूहिक, स्थानिक धारणा या विस्तृत स्तर पर जनसंख्या की भावनाओं के आधार पर, ये शब्द आपको याद रखना है, एक ऐसा सामूहिक, स्थानिक धारणा या विस्तृत स्तर पर जनसंख्या की भावनाओं के आधार पर वहाँ रहने वाले लोगों द्वारा अस्तित्व में माना जाता है, उसे
स्थानीय भाषा या अवधारणात्मक सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इन्हें सामान्यतः उनके क्षेत्रीय नामों या उपनामों से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र। ठीक है, तो राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र अवधारणात्मक सांस्कृतिक क्षेत्र है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र भी सांस्कृतिक अवधारणात्मक सांस्कृतिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम विश्व के सांस्कृतिक क्षेत्रों के बारे में, कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसे भी हम देख लेते हैं। सांस्कृतिक परिमंडल का निर्धारण सर्वप्रथम टोनेवी ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया था। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले सांस्कृतिक परिमंडल का निर्धारण किसने किया? टोनेवी ने महोदय ने किया था। और किस आधार पर? ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर। और विश्व को 26 सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों को सांस्कृतिक प्रदेशों के निर्धारण में आधार बनाने के कारण यह वर्गीकरण मान्यता नहीं प्राप्त कर सका। ठीक है, क्यों मान्यता प्राप्त नहीं कर सका? क्योंकि इसमें ऐतिहासिक तथ्यों को आधार बनाया गया था और इसी आधार पर टोनेवी महोदय ने 26 सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा था विश्व को। ठीक है, इस दिशा में सर्व प्रमुख जो कार्य किया है वो ब्रोक महोदय ने किया है। तो ये आपको नाम याद रखना है, ब्रोक महोदय द्वारा किया गया। इन्होंने विश्व को 4 बड़े और 2 छोटे सांस्कृतिक परिमंडलों में विभाजित किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ब्रोक महोदय ने विश्व को कितने बड़े सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा था? तो 4। और कितने छोटे में बांटा था? तो 2 सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा था। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने 8 चरों का निर्धारण आधार बनाया था। यानी कि कितने चरों के आधार पर ब्रोक महोदय ने विश्व को 4 बड़े और 2 छोटे सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। तो वे आधार जो 8 थे वो प्रमुख थे, जैसे प्रजातीय गुण, धर्म, भाषा, आर्थिक एकीकरण, लोक संस्कृति, वेशभूषा, कट्टरवादी रूढ़िवादी प्रवृत्ति और वैज्ञानिक कारण। ये 8 प्रमुख आधार थे जिसके आधार पर ब्रोक महोदय ने विश्व को 4 बड़े और 2 छोटे सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। आधार आपको बता दिए, प्रजातीय गुण, धर्म, भाषा, आर्थिक एकीकरण, लोक संस्कृति, वेशभूषा, कट्टरवादी रूढ़िवादी प्रवृत्ति और वैज्ञानिक कारण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ब्रोक महोदय ने उपरोक्त कारकों में सर्वाधिक प्रमुख कारक धर्म को माना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 8 कारक तो बताए थे उन्होंने, 8 कारकों के आधार पर विश्व को अलग अलग सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा था। लेकिन इन 8 कारकों में भी सबसे प्रमुख किसको माना था इन्होंने? धर्म को माना था। क्यों? क्योंकि धर्म का प्रभाव संस्कृति के प्रत्येक तत्वों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही पड़ता है। यानी कि धर्म का प्रभाव पूरी संस्कृति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहता ही रहता है। इसलिए इन्होंने जो 8 चर बताए थे, आधार बनाए थे, उसमें धर्म को प्रमुख माना था। ठीक है, पुनः ब्रोक महोदय ने भौगोलिक कारकों को भी सांस्कृतिक प्रदेश के निर्धारण में प्रमुखता दी। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा उन्होंने धर्म को प्रामुख्यता दी, दूसरा उन्होंने भौगोलिक कारकों को भी प्रमुखता दी थी सांस्कृतिक प्रदेशों के निर्धारण में। इसी कारण ब्रोक के वर्गीकरण को पर्याप्त मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, आगे देखते हैं, 4 प्रमुख और 2 छोटे सांस्कृतिक प्रदेश जो हैं वो निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन से हैं? बड़े अगर सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा तो उन्होंने 4 भागों में बांटा था। ठीक है, तो वो कौन से? ईसाई सांस्कृतिक प्रदेश, इस्लामी सांस्कृतिक प्रदेश, इंडिक सांस्कृतिक प्रदेश और पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश। ये 4 बड़े सांस्कृतिक प्रदेश थे ब्रोक महोदय के द्वारा जो दिए गए थे। ठीक है, इसके अलावा 2 लघु सांस्कृतिक प्रदेश थे, यानी छोटे सांस्कृतिक प्रदेश। वो कौन थे? दक्षिण पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चौथे नंबर पे पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश है। ठीक है, और दूसरा है मेसो अफ्रीकन सांस्कृतिक प्रदेश। ये थे ब्रोक महोदय के द्वारा 8 आधारों पर दिए गए 4 बड़े सांस्कृतिक प्रदेश और 2 छोटे सांस्कृतिक प्रदेश। ठीक है,
इस चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं दोस्तों जो विश्व में सांस्कृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, ये यूरोपियन वेस्टर्न यानी पश्चिमी यूरोपीय सांस्कृतिक प्रदेश है ये पूरा क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद ये अफ्रीकन सांस्कृतिक क्षेत्र है। ठीक है, ये लैटिन अमेरिकन सांस्कृतिक क्षेत्र है। ये इस्लामिक सांस्कृतिक क्षेत्र है ये पूरा एरिया आपका। ठीक है, ये भी इस्लामिक सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद है दक्षिण और पूर्वी एशिया सांस्कृतिक प्रदेश आपका ये रहा। ठीक है, ये दक्षिण और पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश है। जो ऑस्ट्रेलिया भी आता है वो यूरोपियन पश्चिमी यूरोपियन सांस्कृतिक प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यह है आपकी सेल्विक ऑर्थोडॉक्स सांस्कृतिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि सांस्कृतिक क्षेत्र क्या होता है। पहले हमने देखा संस्कृति क्या होती है, फिर हमने देखा सांस्कृतिक क्षेत्र क्या होता है, सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रकार कौन कौन से हैं, जिनमें हमने 3 बताए आपको। कौन कौन से? एक तो औपचारिक सांस्कृतिक क्षेत्र, ठीक है, कार्यात्मक सांस्कृतिक क्षेत्र और अवधारणात्मक सांस्कृतिक क्षेत्र। संस्कृति के 2 घटक हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। ठीक है, इसके साथ साथ हमने आपसे देखा कि विश्व में जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले टोनवी महोदय ने बांटा था 26 भागों में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर। इसके बाद ब्रॉक महोदय ने बांटा 8 चरों के आधार पर विश्व को 4 बड़े और 2 छोटे सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। साथ ही साथ हमने संस्कृति के अंतर्गत जो तत्व शामिल होते हैं उन्हें भी हमने देखा। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों PDF होगा इस वीडियो का वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जो अगला पार्ट होगा इसी टॉपिक से संबंधित, उसमें आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पहले कमेंट में भी लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा जहां से डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इसी टॉपिक के अगले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।